हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 11th के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या होते हैं। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट के बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में तो मूल जो हमारी राशियां होती हैं वो 7 होती हैं। उसमें पहली हमारी क्या होती है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर। यानी जो लंबाई है उसे हम किस में नापते हैं, मीटर में। दूसरी मूल राशि है वो है हमारी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में, केजी में। नेक्स्ट है हमारा समय। समय का मतलब टाइम। किस में नापते हैं हम टाइम को, सेकंड में नापा जाता है। किस में नापते हैं, सेकंड में। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर, मतलब तापमान। तापमान को किस में नापते हैं हम, टेम्परेचर को केल्विन में। ज्योति तीव्रता, इसको किस में नापते हैं हम, कैंडेला में। नेक्स्ट हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में। और अंतिम होता है पदार्थ की मात्रा, जिसे हम किस में नापते हैं, मोल में। यानी पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है, मोल में। ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी मूल राशियाँ कोई पूछे कितनी होती हैं तो हम बताएंगे 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक पूछे जाए तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा मोल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमेय सूत्र लिखिए। यंग प्रत्यास्था गुणांक बाई बराबर क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल, यानी कि अभिलंब प्रतिबल बटे विकृति। और हमसे पूछा गया है इसका विमेय सूत्र। तो विकृति का तो कोई विमेय सूत्र होता ही नहीं है, तो प्रतिबल का जो विमेय सूत्र होगा वही किसका बन जाएगा, आपका बाई का बन जाएगा, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक। और प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये हमारा प्रतिबल होता है। बल का क्या होता है विमा, एम एल टी माइनस 2। एरिया होता है क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हमारी क्या होगी, प्रतिबल की विमा हो जाएगी। जो अभिलंब प्रतिबल की विमा है वही किसकी बनेगी, यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा क्या बन जाएगी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित के मान बताने हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है 1 फर्मी, यानी कि 1 फर्मी कितने मीटर होता है, तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर। ऐसे 1 माइक्रोन पूछा जाता है, तो 1 माइक्रोन ये होता है 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। अगला है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर ये कितना होता है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। क्लियर हुआ। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 फर्मी 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 1 माइक्रोन 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 1 नैनो मीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, घर्षण बल क्या है। यानी कि अगला प्रश्न हम घर्षण बल से है। तो घर्षण बल की परिभाषा है, घर्षण बल एक प्रकार का वह बल है जो दो सतहों के बीच उत्पन्न होता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और एक दूसरे के सापेक्ष गति में होती हैं। यह बल गति का विरोध करता है और वस्तु को एक दूसरे के सापेक्ष गति करने से रोकता है। यानी कि ये एक सरफेस है, इस पर ये एक वस्तु रखी है। अगर इस वस्तु को हम इस दिशा में F बल से खींचेंगे तो घर्षण बल इसकी अपोजिट दिशा में Fs कार्य करता है।
यानी कब करता है, जब ये दो संपर्क कांटेक्ट में होते हैं तभी घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल हमारा दो प्रकार का मुख्य होता है, वैसे तो तीन प्रकार का होता है। पहला है स्थैतिक घर्षण बल। यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो सतहों एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की कोशिश नहीं कर रही होती। सेकंड हमारा है गतिज घर्षण। यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही होती हैं। इसके अलावा एक जो तीसरा टाइप का है उसे हम सीमांत घर्षण भी कहते हैं, यानी जो तीसरे प्रकार का घर्षण है उसका नाम क्या है, सीमांत घर्षण। तो तीन टाइप के हमारे घर्षण होते हैं प्रकार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच संबंध। यानी हमें गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी होता है, इन दोनों में संबंध बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी m/r²। यदि हम एक पिंड पृथ्वी मान लेते हैं तो me और m और RE लिखा जा सकता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है Gme/RE²। ये हमारा संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सरल लोलक की आवर्तकाल का फार्मूला लिखना है हमें, यानी सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। तो आवर्तकाल t बराबर क्या होता है हमारा 2π √L/g, जहाँ L क्या होता है लोलक की लंबाई, यानी L को कहते हैं लोलक की लंबाई, और स्मॉल g क्या होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। यानी कि घूर्णन गति का समीकरण लिखना है हमें। जैसे गति के समीकरण होते हैं, जैसे गति का समीकरण पहला होता है b बराबर u + at। नेक्स्ट होता है s बराबर ut + ½ at²। एक होता है b² बराबर u² + 2as। ये हमारे किसके होते हैं, गति के समीकरण होते हैं। इन्हीं से हमें क्या बनाने हैं, अब घूर्णन गति के समीकरण बनाने हैं। तो घूर्णन गति का समीकरण क्या बनेगा, b के स्थान पे आपको क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है। u के स्थान पे आपको क्या लिखना होता है, ω0 लिखना होता है। और हमें s के स्थान पे क्या लिखना होता है, थीटा लिखना होता है। और जो त्वरण है उसके स्थान पे हमें एल्फा लेना होता है, किसमें, घूर्णन गति के समीकरणों में। तो इस हिसाब से हम घूर्णन गति के समीकरण लिखते हैं। अब पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा, ओमेगा, यानी क्या बनेगा, ओमेगा बराबर ω0 + एल्फा टी। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारा क्या बनेगा, थीटा बराबर ω0 t + ½ एल्फा t²। नेक्स्ट हमारा बनेगा ω² बराबर ω0² + 2 एल्फा थीटा। तो ये हमारे घूर्णन गति के तीनों समीकरण हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जड़त्व के प्रकारों के नाम लिखिए। तो जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है दिशा का जड़त्व। यानी कि हमारे तीन टाइप्स के जड़त्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है शांत जल में खड़ी नाव में कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है, तब नाव, यानी कि एक नदी है और शांत जल है, उसमें एक नाव खड़ी है, इस पर एक पर्सन खड़ा है। जब वो किनारे पर कूद रहा है तो नाव किधर जाएगी, ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आगे चलती है, दूसरा है पीछे चलती है, अन्य दिशा में जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो नाव किधर चलेगी, हमारी
पीछे की दिशा में चलती है। इसका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक पिंड पर 8 न्यूटन का बल लगाने से वह 60 अंश का कोण बनाती हुई 4 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी कि जो आपका बल दिया है वो कितना दिया गया है हमें 8 न्यूटन। थीटा कितना दिया है हमें 60 अंश। और विस्थापन एस कितना दिया है हमें 4 मीटर। पूछा क्या गया हमसे, किए गए कार्य की गणना करनी है, यानी कि डब्ल्यू पूछा गया। डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है 8, एस कितना है 4, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2। 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, 8 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 जूल। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा 16 जूल हो जाएगा। बल दिया था 8 न्यूटन, थीटा दिया था 60, एस दिया था 4 मीटर। एफ की जगह एफ का मान, एस की जगह एस का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। इसमें रखा, हल किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, बल आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के प्रभाव को उस अक्ष के परितः बल आघूर्ण कहते हैं। ये हमारी इसकी परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह की कुल ऊर्जा की प्रकृति कैसी होती है। यानी जो उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, हमारी प्रकृति में ऋणात्मक होती है। कैसी होती है ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव प्रकृति की। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती हैं तो कौन सी राशि नहीं बदलती। तो आवृत्ति नहीं बदलती। इसके अलावा क्या क्या बदल जाता है अगर प्रश्न पूछे तो तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा बदल जाता है, वेलोसिटी यानी कि चाल भी बदल जाती है। ये दोनों बदल जाती हैं, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदलती हैं, और आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:25 है, इनके आयाम का अनुपात क्या होगा। यानी प्रश्न हमें क्या दिया, तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि I1 अनुपात I2 कितना दिया हमें 16:25। पूछा क्या गया है A1 अनुपात A2, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो तीव्रता होती है I, वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा, तो I बराबर KA², ऐसा बना। अब इसका हम वैल्यू का उपयोग करते हैं, तो इसको लिखेंगे I1, तो इसको वैल्यू में रखें I1 बटे I2 बराबर बनेगा हमारा A1 बटे A2 पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो A1 बटे A2 बराबर क्या आ जाएगा, रूट में हमारा I1 बटे I2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I1 का मान 16, दूसरे का मान 25, बाहर कितना आया 4/5। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।